Welcome students. Today's topic is Ohm's law. This is Ohm's triangle. If you like my videos, please subscribe my channel. So Ohm's law. What is this Ohm's law? Ohm's law एक लॉ है जो कि आपको वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में बताता है। और ये ओम एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज ओम, उन्होंने इस लॉ को दिया था। ये एक फॉर्मूला है विच गिव यू द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब क्या वो रिलेशन है, कैसे वो रिलेशन देता है, लेट्स लर्न इन अ डिटेल। ओम्स लॉ। ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये लॉ के बारे में बताया तो इसलिए उन्होंने अपने नाम पर रख दिया भी ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ है क्या चीज़? Ohm's law actually it gives you a relationship between a current and a potential difference. So what is current? Current means I, and what is potential difference? It is V. तो I और V के बीच में जो रिलेशन बताता है उस लॉ को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। तो क्या रिलेशन बताता है भाई? ये रिलेशन बताता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब कि ये जो V है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, डायरेक्टली और इन्वर्सली दो तरीके के साइन होते हैं। सपोज A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर A इंक्रीज हो रहा है तो B भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा रिलेशन होता है A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अगर A इंक्रीज हो रहा है तो B डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हो गया। तो ओम ने क्या बोला? ओम जी ने बोला कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। ऐसा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो हमने क्या बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये चीज़ होती है, यानी कि V जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हमें यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करेंगे तो क्या लगाएंगे? इक्वल लगा देंगे। इक्वल लगा के हम भाई इसका एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो लिखना ही पड़ेगा, तो हमने क्या लिख दिया? R। ठीक है, और I अपनी जगह पे है, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? V इज इक्वल टू हो गया RI। तो ये R क्या है? R मेरा नाम नहीं है, ठीक है, R है यहाँ पर रेजिस्टेंस। अभी आपको अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगी वो है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर R क्या है? वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप V और I के बीच का ग्राफ बनाते हैं तब भी आपको जो है रेजिस्टेंस यानी कि R मिल जाता है। कैसे मिलता है भाई? देखिए R की अगर वैल्यू निकालनी है तो I को हम इक्वल के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I, यानी V और I का जो अगर हम इसका डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं किसके किसके बीच में? V और I के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो ग्राफ है, देखो वोल्टेज जितना ज़्यादा बढ़ेगा करंट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा ना, किसी समय बिल्कुल भी पंखा धीरे धीरे घूमता है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं घूमता है। किसी समय पंखा बहुत तेज़ घूमता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज के ऊपर जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। तो सपोज़ वोल्टेज बढ़ गया इतना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका करंट I भी बढ़ जाएगा। इनके बीच का जो मिड पॉइंट है कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये मिल गया। सपोज वोल्टेज और ज़्यादा हो गया, ये भी और ज़्यादा हो गया, तो इनके बीच का मिड पॉइंट ये हो गया। फिर और आगे बढ़ाएंगे तो इनके बीच का मिड पॉइंट ये। तो आप ये देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन आई है। ठीक है, तो V और I के बीच में जब भी ग्राफ बनता है तो वो ग्राफ कैसा होता है? वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि ये जो V है, I हमारा जो करंट है वो V के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, V भी R के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों बराबर बराबर हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इस I की बात करें तो ये I बड़ा परेशान रहता है। क्यों परेशान रहता है? क्योंकि ये जो I है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो V के ऊपर और एक R के ऊपर। जितना ज़्यादा V होगा उतना ज़्यादा I होगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। और रेजिस्टेंस जो है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देखिए जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा। तो करंट का जो फ्लो है, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे रेजिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअली रेजिस्टेंस मीन्स अ हिंड्रेंस
इट इज़ अ फोर्स विच अपोज इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हमारा ये ओम्स लॉ है, ठीक है। तो अगर ओम्स लॉ के बारे में आता है तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, और यहाँ पर आपको ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वेयर आर द रेजिस्टेंस, वी इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इज़ अ करंट। तो अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन पूछते हैं तो ये आपके मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हो गए ओम्स लॉ के, और ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है कि ये जो कभी कभी इसमें टिक मार्क में क्वेश्चन आता है कि इफ़ व्हाट हैपेंस व्हेन करंट इज इंक्रीजेस, है ना, क्या करंट के बढ़ने का रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ता है। करंट अगर डबल हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी आया एक दो बार कि अगर करंट डबल होता है तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो अगर करंट डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या है? हाफ होगा, ठीक है। अगर करंट डबल हो रहा है इट मीन्स वोल्टेज भी डबल हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर करंट डबल हो रहा है इट मीन्स कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो रहा है। तो ये रिलेशन होता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है इसका वेरिफिकेशन। तो ये ग्राफिकली जो मेथड है, जो मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन आती है, तो स्ट्रेट लाइन ही आती है। कई बार क्वेश्चन में क्या आता है एग्जाम में आपके बोर्ड के, कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है और इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको V की और I की वैल्यूज़ लिखी होंगी कुछ, और आपको बोलेंगे कि इसमें जो है आप रेजिस्टेंस बताइए या इसमें ओम्स लॉ को वेरीफाई करिए। तो कैसे वेरीफाई करना है? आपको ग्राफ बना के वेरीफाई करना है। ग्राफ बना के, ग्राफ आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। या फिर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी होंगी और बोलेंगे इनमें से कौन सी वैल्यू ओम्स लॉ को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। तो आपको डिवाइड करके देखना है। अभी डिवाइड करके सपोज इसका आंसर आ रहा है 1.2, तो इसका आंसर भी 1.2 ही आना चाहिए, इसका भी 1.2 ही आना चाहिए, इसका भी 1.2 आना चाहिए। तो जिसका आंसर 1.2 नहीं आ रहा है इसका मतलब वो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो इस चीज़ का यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? करंट, और R क्या है? रेजिस्टेंस। तो I किसके ऊपर डिपेंड करता है? V के ऊपर भी डिपेंड करता है और R के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इन तीनों का जो रिलेशन है, यही रिलेशन है ओम्स लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।